सुस्वागतम, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं मुग़ल कालीन स्थापत्य को और ये समझने वाले हैं कि बाबर, हुमायूं, अकबर और जहांगीर इन चार प्रमुख मुग़ल शासकों के समय पर किस तरह का स्थापत्य हमें देखने को मिल रहा है। अब हालांकि हमारी इस पूरी सीरीज़ में आपको मुग़ल कालीन स्थापत्य कला, चित्रकला और संगीत कला सभी पर वीडियोस और नोट्स अवेलेबल हैं, लेकिन यहाँ पर इस वीडियो में हम हुमायूं, उनके पिताजी बाबर और हुमायूं के सुपुत्र अकबर और अपत्र अकबर के बेटे हमारे सलीम भाई यानी कि जहांगीर, इनके बारे में हम देखेंगे कि इन्होंने क्या क्या बनवाया है। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं बिना किसी समस्या के और यहाँ पर देखते हैं भैया, हम यहाँ पर देखते हैं स्थापत्य कला को। तो यहाँ पर देखिए, मुग़ल कालीन स्थापत्य कला का विकास द्वितीय क्लासिकल युग या द्वितीय स्वर्णकालीय माना जाता है भारतीय इतिहास में, क्योंकि इस समय पर स्वर्णकाल कला का चित्रकला में हो, चाहे स्थापत्य में हो, चाहे संगीत में हो, सभी में हमें एक से बढ़कर एक महारथी देखने को मिलते हैं। जैसे पहला नगरीयकरण हमें हड़प्पा काल में मिलता है, तो दूसरा नगरीयकरण हमें 6th सेंचुरी BC में मिलता है। ऐसे ही गुप्त काल में जहाँ पर हमें स्थापत्य, चित्रकला, संगीत कला जैसे अलग अलग विधाओं का स्वर्णकाल मिल रहा है, वैसे ही द्वितीय स्वर्णकाल की संज्ञा दी जाती है मुग़ल काल को। अब यहाँ पर स्थापत्य कला को हम देखते हैं, भारतीय शैली, ईरानी शैली, मध्य एशियाई और तुर्की शैली का प्रभाव हमें इनकी कला में देखने को मिलता है। पर्सी ब्राउन के अनुसार मुग़ल स्थापत्य कला को कला का ग्रीष्मकाल कौन कह रहा है? पर्सी ब्राउन। स्मिथ महोदय कहते हैं कि इंडो पर्शियन शैली, यहाँ पर शैल लिखा है उसको सुधारिएगा, इंडो पर्शियन शैली यहाँ पर कहा गया है स्मिथ के द्वारा मुग़ल कालीन शैली को। अब यहाँ पर जो मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषताएं हैं वह हम यहाँ पर देखते हैं। अब ये भी ध्यान रखना है कि स्मिथ ने इंडो पर्शियन शैली कहा है, पर्शियन यानी कि पर्सिया कहते हैं ईरान को। तो यहाँ पर स्मिथ कहते हैं कि भारतीय स्थापत्य कला और ईरान की जो कला है स्थापत्य की, इन दोनों का गठजोड़ संबंध यहाँ पर देखने को हमें मिलता है। तो हम यहाँ पर देखते भी हैं कि जो मुख्य रूप से थे तुर्की, कौन? बाबर, और ये लोग मध्य एशिया से आए थे, समरकंद, फरगना वगैरह से आए थे। अब लेकिन हुमायूं के बाद से हम देखते हैं कि शिया और ईरानी प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि हुमायूं अपने निर्वासित काल में ईरान के सफवी शासक के यहाँ पर शरण लेता है। इसीलिए यहाँ पर हम देखते हैं कि ईरानी प्रभाव और ईरानी कला संस्कृति का प्रभाव हमें ज़्यादा देखने को मिल रहा है। इसीलिए यहाँ पर स्मिथ महोदय ऐसा कह रहे हैं। हालांकि ज़्यादा अन्य क्षेत्रों का भी प्रभाव इनकी संस्कृति, इनकी स्थापत्य कला में हमें देखने को मिलता है। अब मुग़ल स्थापत्य कला की विशेषताएं देखें तो ऊंचे चबूतरे पर भवन निर्माण है। अब आप ताजमहल देखो, लाल किला देखो या फिर किसी मुग़ल इमारत को देखो, वह सीधे ज़मीन से बनी हुई आपको देखने को नहीं मिलेगी। पहले एक चबूतरा बनेगा, फिर उसके ऊपर इमारत बनेगी। जैसे कि नागर शैली के मंदिर हमें देखने को मिलते हैं, जैसे कंदरिया महादेव मंदिर हो, इस तरह के मंदिर हमें इस शैली में देखने को मिलते हैं। और इसी शैली को फॉलो कौन कर रहे हैं? मुग़ल। दोहरे गुम्बद एवं ट्यूडर मेहराबों का प्रयोग ये कर रहे हैं। बगीचों के बीच भवन निर्माण, चारबाग शैली, सिकंदर लोदी के समय पर इसका शुरुआती चरण विकसित होता है। और फिर हम देखते हैं कि बाबर इस शैली का ज़्यादा विकास करता है। इसमें क्या होता है कि बीच सेंटर में एक मकबरा या इमारत वगैरह जो भी बनानी हो रहती है, और उसके चारों तरफ बाग रहते हैं। ठीक है, तो 4 खंड जैसे बाग आपको देखने को मिल जाएंगे, और बीच में क्या मिलेगा? बीच में आपको इमारत मिलेगी। अब देखिए यहाँ पर भवनों में बहते पानी का प्रयोग, चूँकि अब ये जीवित व्यक्तियों, जीवित पशु पक्षियों, जीव जंतुओं का चित्र नहीं बना सकते थे, इसलिए हम देखते हैं कि ये पेट्रा द्योरा पद्धति का प्रयोग करते हैं। ये क्या करते हैं? संगमरमर के जो बहुमूल्य पत्थर हैं उनमें बहुत ही बारीक कलाकारी से ये फूल पत्तियाँ बनाते हैं, अलग अलग डिज़ाइन ये बनाते हैं, लेकिन ये जीवित इंसानों की चित्र नहीं बनाते, क्योंकि इस्लाम में या शरीयत में जीवित लोगों के चित्र बनाने पर मनाही है।
अब यहाँ पर देखिए भवनों में बहते पानी का इस्तेमाल भी ये इसीलिए कर रहे हैं ताकि वह और ज़्यादा खूबसूरत दिखे। तो आप देखोगे कि जितनी भी जो बड़ी मुगल इमारतें हैं जैसे ताजमहल हुआ, वहाँ पर आपको फव्वारे देखने को मिल जाएंगे। ताजमहल में आपको ये पितरा दोहरा शैली मिल जाएगी, उसकी दीवारों पर आपको किसी भी प्रकार से कोई जीवित व्यक्ति की तस्वीरें अलंकृत नहीं मिलेगी। आपको यहाँ पर फूल पत्तियाँ और अलग अलग डिज़ाइन आपको देखने को मिलेगी। साथ ही साथ आप ताजमहल जाओगे तो आपको बाग के बीच में ताजमहल देखने को मिलेगा, बगीचे के बीच में देखने को मिलेगा, जो चारबाग शैली के को इंडिकेट करता है। तो यहाँ पर इनकी इमारतों को देखकर आप इनकी विशेषताओं को देख सकते हो। तो यूट्यूब खोलो या फिर यूट्यूब पे तो अभी देख ही रहे हो, तो यूट्यूब पर ये इस वीडियो को देखने के बाद में ताजमहल या किसी इमारत को ध्यान से उसका वीडियो या ब्लॉग देखना, तो उससे आप चीज़ों को और अच्छे से समझोगे। जब आप ऐसे नए नए तरीके से पढ़ाई करते हो ना, तो वो चीज़ें बहुत जल्दी से दिमाग में बैठती हैं। स्थापत्य कला हम किसकी किसकी देखने वाले हैं? बाबर की, हुमायूं की, अकबर की और जहांगीर की। जहांगीर के बारे में आपको पता ही होगा कि जहांगीर भैया दीवाना था अनारकली का, और अनारकली जो थी वो प्यार करती थी सलीम से। सलीम जो था वही जहांगीर था, बाद में सलीम ही जहांगीर बनता है। तो यहाँ पर अकबर को पता लगता है कि भाई हमारे बच्चे के लक्षण ज़रा ठीक नहीं है, ये एक डांसर के चक्कर में अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना कर दे। तो अकबर यहाँ पर अपना खुरापाती दिमाग लगाता है और अनारकली को दीवार में जिंदा चुनवा देता है। उसके बाद में सलीम की आती है अकल ठिकाने और फिर वो बनता है जहांगीर। लेकिन वही है ना कि कुत्ते की दुम तो तहड़ी की तहड़ी रहती है, ये सिर्फ एग्जाम्पल है। मैं इनको इस तरह के शब्द इस्तेमाल नहीं कर रहा हूँ। जहांगीर एक बेहतरीन सम्राट रहे और उनके समय पर मुगल काल और मध्यकाल, या फिर आप कह सकते हैं कि भारतीय इतिहास में चित्रकला का स्वर्णकाल सम्राट जहांगीर के समय पर रहा। तो बादशाह जहांगीर की जो हरकतें पुरानी थी वह अभी भी रहती है, और अनारकली तो नहीं मिल पाती लेकिन नूरजहां ज़रूर मिल जाती है। तो यहाँ पर देखिए बाबर के स्थापत्य की बात करते हैं। पानीपत में ईंटों से बनी काबुली बाग मस्जिद, संभल मस्जिद की जो कहते हैं कि इसको एक मंदिर को तोड़कर बनवाया गया, तो ये विवादों में भी चलती है आजकल। बाबर के अमीर मीर बकी द्वारा निर्मित बाबरी मस्जिद, तो ये बाबर ने नहीं बनाया था, ये बाबर के मीर बकी ने बनवाया था बाबर के नाम पर। 1991 के आसपास हम देखते हैं कि इस बाबरी मस्जिद का ढांचा ढा दिया गया। फिर 2017 के आसपास सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया कि यह मूल रूप से राम मंदिर की ज़मीन है, और आज हम यहाँ पर देखते हैं कि राम मंदिर यहाँ पर बनकर तैयार हो चुका है। हालांकि इस ज़मीन का कुछ हिस्सा मुस्लिम पक्ष को भी दिया गया। तो यहाँ पर इन लोगों ने कुछ ऐसी हरकतें की है जिनका खामियाजा हमारे वर्तमान को भुगतना पड़ रहा है। इसलिए कहते हैं ना कि आपका आपका जो इतिहास है, आपकी जो वर्तमान घटना है, वो आपका भविष्य तय करने वाली है। इसलिए किसी विचारक ने, शायद वो ऑजवाल्ड स्पेंगलर है, वो कहते हैं कि भैया जो आपका इतिहास है वो आपका वर्तमान और आपका भविष्य तय करता है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए बगीचों का निर्माण आगरा में आराम बाग, हस्त बिहिस्त, राम बाग, नूर अफगान, आराम बाग जैसे बगीचे हमें देखने को मिलते हैं, और ये ज्यामितीय विधि से बनते हैं। धौलपुर में नीलोफर बाग, कमल का बाग है ये। मुगल चित्रकारों द्वारा एक चित्र में बाबर को धौलपुर के बाग का निरीक्षण करते हुए दिखाया गया है। बाबर को बगीचे लगाने का शौक था, इसलिए बाबर को मालियों का मुकुट भी कहते हैं। तो मालियों का मुकुट किसको कहते हैं? बाबर को, क्योंकि बाबर बड़े पैमाने पर भारत में बगीचे निर्माण शैली का विकास करता है। और फिर हम आगे चलकर देखते हैं कि शाहजहां शालीमार जैसे बड़े बाग बनाता है, जो आज भी आपको जो ट्यूलिप, मैं वो उस फूल का नाम नहीं ले पा रहा हूँ, एशिया का सबसे बड़ा बाग है शालीमार बाग, जो आपको कहाँ मिल जाएगा? कश्मीर में आपको मिल जाएगा। अब हुमायूं की बात करें तो स्थापत्य इनका देखते हैं भैया। 1533 से 34 ईस्वी में दीन पनाह नगर का ये निर्माण करवाते हैं। आगरा हिसार में मस्जिदों का ये निर्माण करवाते हैं। ईरानी शैली का प्रभाव हमें मस्जिदों में देखने को मिलता है। और हुमायूं इस दीन पनाह नगर में एक दीन पनाह महल भी बनवाता है, और उसमें दीन पनाह नाम की एक लाइब्रेरी भी बनवाता है। हालांकि इसकी ज़िंदगी ज़्यादा चलती नहीं है, और जो हुमायूं रहता है, जब 1556 में ये वापस जीतता है दिल्ली क्षेत्र को, तो उसके बाद में क्या होता है कि भैया
जो दीन पनाह महल में ये पढ़ने जाता है पुस्तक। अब पुस्तक पढ़ता है या अफीम सूंघ लेता है पता नहीं, सीढ़ियों से उतरते हुए फिसल जाता है और वहीं पर हुमायूं का वहीं पर समापन हो जाता है। लेनपूल इनके विषय में बहुत ही प्रसिद्ध कोटेशन कहते हैं कि हुमायूं जीवन भर लड़खड़ाते रहा और लड़खड़ाकर ही उसका जीवन समाप्त हो गया। अपने प्यारे भाइयों के प्यार में आकर उसने अपने पिता बाबर की इच्छा के विरुद्ध जाते हुए भी अपने भाइयों को राज्य दिया। बाद में उन्हीं भाइयों ने उसकी पीठ में खंजर घोंपा और जब शेर शाह सूरी, जो शेर खां के नाम से उस समय पर चल रहा था, चौसा और बेलग्राम और कन्नौज जैसे युद्धों में जब वो हराता है, बेलग्राम युद्ध को ही कन्नौज का युद्ध कहते हैं, जब शेर खां हुमायूं को हराता है तो उसके भाई उसकी कोई भी मदद नहीं करते हैं और तब उसको एहसास होता है कि उसके पिता ने उसके भाइयों को संपत्ति क्यों नहीं देने के लिए कहा था। इसके बाद में हुमायूं भटकते रहता है इधर से उधर। छत्रसाल के यहाँ पर एक सिंध क्षेत्र के एक अमरकोट के राजा रहते हैं, छत्रसाल राजपूत राजा रहते हैं, उनके पास वह शरण लेता है। वहीं पर अक्टूबर 1542 में अकबर का जन्म होता है और फिर वह ईरान के सफवी शासक के पास में जाता है, फिर काबुल जीतता है, फिर पंजाब जीतता है, फिर उसके बाद में वह दिल्ली की ओर बढ़ता है। तो यहाँ पर हुमायूं का जीवन संघर्ष से भरा रहा और इन संघर्षों के दौर में एक संघर्ष में उसकी मृत्यु हो गई। तो यहाँ पर हुमायूं बहुत कम चीज़ें बनाता है और इसके विषय में ज़्यादा कुछ पूछा भी नहीं जाता। बस इतना याद रखना कि ये दीन पनाह महल बनवा रहा है और ईरानी शैली के प्रभाव वाली मस्जिद आगरा हिसार में बनवा रहा है। अब अकबर के स्थापत्य की अगर हम बात करें तो मुगल काल में स्थापत्य की वास्तविक शुरुआत इसी के समय पर से होती है। किसके? अकबर के समय से। हालांकि मुगल काल में स्थापत्य का स्वर्णकाल या चरम स्तर यह नहीं है, अभी शाहजहां आने को है और शाहजहां अभी ऐसी ऐसी इमारतें बनवाएगा जो दुनिया के 7 वंडर्स में से एक होंगी। ताजमहल। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए, अकबर के स्थापत्य की बात करते हैं उससे पहले आपसे एक प्रश्न है कि मालियों का मुकुट किसको कहते हैं, किस मुगल बादशाह को कहते हैं? याद है तो अच्छी बात है, वरना वीडियो को फिर से पीछे कीजिए और फिर से मालियों के मुकुट को पढ़ते हुए आइए। अब लाल बलुए पत्थरों के प्रयोग से इमारतों का निर्माण हुआ। हुमायूं का मकबरा दिल्ली में इन्होंने बनवाया, ठीक है, अकबर के काल में। और ये जो हुमायूं का मकबरा था ये अकबर के काल में बना। अकबर इस समय पर बादशाह था लेकिन अकबर ने इसे नहीं बनवाया। अकबर के काल का यह प्रथम स्थापत्य था। अकबर जो हाजी बेगम थी या बेगा बेगम थी, जो अकबर की सौतेली माँ थी और हुमायूं की वाइफ थी, उनके द्वारा ही बनवाया गया। इसके जो वास्तुकार थे वो थे मीरक मिर्जा ग्यास बेग और इसमें हमें ईरानी शैली का प्रभाव मिल रहा है। अब ईरानी शैली का प्रभाव हमें क्यों ज़्यादा मिल रहा है? क्योंकि हुमायूं का ज़्यादातर जीवन ईरान में बीता और इनके अंदर अभी काफ़ी ज़्यादा ईरानी संस्कृति का प्रभाव इनके अंदर मिल रहा है। जैसे आप कभी दिल्ली या किसी बड़े शहर में जाओ या किसी एक अलग क्षेत्र में जाओ और वहाँ पर साल 6 महीने रह लो तो आपके अंदर वहाँ का कल्चर आ जाता है और फिर जब आप अपने घर में वापस आते हो ना तो आपको क्या होता है कि भैया थोड़ा सा आपको हिचक होती है, आपके अंदर से वही चीज़ें निकलती हैं और अगर आप वहाँ से कुछ अच्छा सीख कर आए हो तो आप काफ़ी कोशिश करते हो कि आप वो चीज़ें यहाँ पर भी लागू करो। जैसे एग्जांपल के तौर पर जब मैं अपने नानी बुआ यहाँ गांव में जाता हूँ तो हमारा जो घर है वो सिटी एरिया में और जो हमारे काफ़ी रिश्तेदार वो गांव एरिया में, तो हम उनसे वैसे ही बात करते हैं कि क्या कर रहे हो रे, कहाँ जा रहा है। तो जब हम वापस शहर आते हैं ना तो जब दोस्तों से बात करते हैं तो उनसे अचानक से मुंह से निकल जाता है कि अबे सुन बे चल रहा हो कहते हैं, तो फिर वो अजीब सी नज़र से देखते हैं। तो वही है, जब आप एक कल्चर में एक टाइम बिताते हो तो उसका काफ़ी इफ़ेक्ट आपके ऊपर पड़ता है। तो ऐसे ही इनके ऊपर पड़ा, इसलिए ईरानी शैली का हमें प्रभाव थोड़ा यहाँ पर शुरुआती चरण में मिल रहा है। बाद में हम देखेंगे कि अन्य क्षेत्रों का प्रभाव भी जैसे जैसे इनका साम्राज्य विस्तार होगा, जैसे जैसे इनके राजनीतिक संबंध स्थापित होंगे, वैसे वैसे इनके जो प्रभाव हैं वो भी बढ़ेंगे। अब दोस्तों देखिए, यहाँ पर अकबर के समय पर ध्यान रखना कि लाल बलुए पत्थरों से इमारतों का निर्माण अकबर करवाता है, ठीक है ना। और शाहजहां जो रहता है वो ज़्यादातर इमारतें संगमरमर के पत्थरों से बनवाता है। अब हुमायूं के मकबरा में पहली बार दोहरे गुम्बद का प्रयोग कहाँ पर हो रहा है? मुगल काल में हो रहा है।
किसके मकबरे में? हुमायूं के मकबरे में। अब इसके बाद में देखिए कि चारबाग शैली का प्रथम बार प्रयोग भी यहीं पर हुआ, हुमायूं के मकबरे में। चारबाग शैली क्या है, मैंने आपको बता दिया था। डब्बे जैसे चारबाग बने हुए, 4 डब्बे रखे हुए हैं, समकोण, समझ रहे हो ना आप? 4 बॉक्स रखे हुए हैं, उस तरह से 4 बाग बने दिए गए हैं। और बीच में क्या बना हुआ है? बीच में बना हुआ है मकबरा या कोई इमारत। इस मकबरे में गुम्बद संगमरमर का बना है और शेष भाग लाल बलुए पत्थर का बना है। मुगल काल में पहली बार किसी स्थापत्य में हमें संगमरमर का प्रयोग मिल रहा है। तो हुमायूं का मकबरा, काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पर पहली बार हो रही है। चारबाग शैली का पहली बार यहाँ पर प्रयोग हो रहा है, साथ ही साथ पहली बार संगमरमर का प्रयोग हो रहा है, साथ ही साथ यहाँ पर दोहरे गुम्बद का पहली बार मुगल काल में प्रयोग हो रहा है। लाल बलुए पत्थर के साथ साथ ये संगमरमर से भी बना हुआ है। यह मुगल स्थापत्य की पहली संरचना है जिसमें हमें किसका प्रयोग मिल रहा है? संगमरमर का। इसे ताजमहल का पूर्वगामी भी कहा जाता है। किसे? हुमायूं के मकबरे को। और कुछ लोग एतमतौला के मकबरे को भी कहते हैं। ठीक है। इसे एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर बनबा कौन रही है? अकबर की सौतेली माँ। कौन? हुमायूं की पत्नी। तो वह अपने पति के प्यार में बना रही है या उसके मरने की खुशी में बना रही है, पता नहीं, पर यहाँ पर बन रहा है। इसीलिए इसे एक वफादार बीबी की महबूबाना पेशकश कहा जाता है। तो ये मुगल काल है भैया। यहाँ पर पति के लिए प्यार पत्नी की तरफ से भी मिल रहा है और पत्नी के लिए प्यार पति की तरफ से भी मिल रहा है, और ये ज़्यादातर मरने के बाद मिल रहा है। तो यहाँ पर हुमायूं की मृत्यु के बाद उनकी पत्नी उनका एक सुंदर सा मकबरा बना रही है, जो कि मुगल इतिहास में कई सारी ऐतिहासिक महत्ताओं को लेकर चल रहा है। वहीं पर शाहजहां अपनी पत्नी मुमताज़ महल की मृत्यु के बाद एक ऐसी इमारत बनवा रहा है जो न केवल मुगल काल, भारतीय इतिहास, बल्कि विश्व इतिहास की एक औचक कर देने वाली संरचना है, जो कि 7 वंडर्स में शामिल है। अब दोस्तों, यहाँ पर इस मकबरे में कुल 6 बादशाहों को दफनाया गया। किसमें? हुमायूं के मकबरे में। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना, इसको मुख्य तौर पर तो हुमायूं के लिए बनवाया गया उनकी पत्नी के द्वारा, लेकिन इसमें आगे भी कुछ बादशाहों को दफनाया गया। और हम देखते हैं कि 1857 के समय पर बहादुर शाह द्वितीय जफर भी इस हुमायूं के मकबरे में शरण लेते हैं, छिपते हैं यहाँ पर, और फिर जो अंग्रेज़ रहते हैं वो इन्हें यहीं से गिरफ्तार कर फिर रंगून भेज देते हैं जेल में। अब कौन कौन से 6 बादशाहों को दफनाया गया, तो ये भी ध्यान रखना। इस पर प्रश्न बन सकता है कि हुमायूं के मकबरे में किसे दफनाया गया। तो आप कहेंगे कि भाई स्वाभाविक सी बात है कि हुमायूं को ही दफनाया गया होगा। आप दूसरे ऑप्शन को ध्यान ही नहीं दोगे और हुमायूं टिक कर दोगे और गलत करके आ जाओगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना, हुमायूं, जहांगीर शाह, फर्रुखसियत, रफ़ीउद्दौला, आलमगीर सेकंड, ये सारे जो शासक हैं ना हुमायूं के बाद जो आपको दिख रहे हैं, ये उत्तर मुगल काल के हैं, यानी कि 1707 औरंगजेब की मृत्यु के बाद के हैं। और जो आलमगीर सेकंड आपको दिख रहा है, इसके समय पर तो आपको प्लासी और बक्सर जैसी लड़ाई आपको देखने को मिलेगी, और ये इलाहाबाद की संधि करके, सॉरी, ये शाह आलम सेकंड है, नहीं है आलमगीर सेकंड, ये कोई और है। ठीक है। तो यहाँ पर ये 6 बादशाह हैं आपको देखने को मिल रहे हैं, और इन्हें हुमायूं के मकबरे में दफनाया गया है। हुमायूं, जहांगीर शाह, फर्रुखसियत, रफ़ीउद्दौला, रफ़ूज़रात, आलमगीर सेकंड। कुछ ऐसे लोगों को भी यहाँ पर दफनाया गया जो शासक नहीं थे लेकिन राज परिवार के थे, जैसे दारा सिकोह। 1857 की क्रांति के बाद जफर परिवार, जफर जो बहादुर शाह जफर हैं, द्वितीय हैं, वह परिवार सहित यहाँ शरण लेते हैं। हडसन ने उनके बेटे व पोते को मार दिया और उन्हें भी यहीं पर दफनाया गया था। किनको? बहादुर शाह जफर द्वितीय के बेटों और पोतों को। तो यहाँ पर 6 शासकों के अलावा भी हमें दारा सिकोह जैसे एक प्रमुख मुगल बादशाह जो बन सकता था, ऐसे राजकुमार का यहाँ पर हमें मिलता है दफन किया हुआ शरीर। उसी के साथ साथ बहादुर शाह जफर के बेटे और पोतों को भी यहीं पर दफनाया गया। हामिदा बानो जो कि अकबर की माता थी, उन्हें भी यहीं पर दफनाया गया। और हम देखते हैं कि हामिदा बानो की मृत्यु पर अकबर मुंडन करवाता है, और साथ ही साथ वह अपनी धाय माँ जो बचपन से उन्हें पालती है, महामंगा, उनकी मृत्यु पर भी वह क्या करवाता है? मुंडन करवाता है। तो ये ऐसी बहुत ही नॉर्मल सी बातें भी यूजीसी नेट में पूछ ली जाती है, तो इन्हें ध्यान में आपको रखना है।
हामिदा बानो जो अकबर की माँ थी उन्हें दफनाया जाता है। हाजी बेगम जिन्होंने इस मकबरे को बनवाया था, हुमायूं की पत्नी, उन्हें भी मृत्यु के बाद यहीं पर दफनाया जाता है। ऐसे ही हम देखते हैं कि शाहजहाँ को भी ताजमहल के करीब ही दफनाया गया। हालांकि शाहजहाँ चाहता था कि भैया मुझे एक नया काले कलर का ताजमहल बनाओ, सफ़ेद ताजमहल के सामने, और वहाँ पर दफनाओ। लेकिन औरंगज़ेब कहता है कि पप्पा तुम इतने पैसे उड़ा चुके हो कि अब हमारे पास में चवन्नी भी नहीं है, इसलिए ज़्यादा दिमाग मत लगाओ, चुपचाप मुसम्मन बुर्ज में कैद रहो, जब मर जाओगे तो हम देख लेंगे तुमको कहाँ दफनाना है, अभी ज़्यादा दिमाग पे जोर मत दो। इस तरह से यहाँ पर उनका प्लान हो जाता है फेल। तो यहाँ पर देखिए का किला अकबर का किला जिसे मैगजीन भी कहते हैं, 1570 ईस्वी में बनवाया गया। नागौर दरबार के समय पर यह बना। अंग्रेज़ों का राजपूताना का केंद्र अजमेर था, और इसी किले पर, किसी अकबर के किले पर उनके हथियार रखे जाते थे, इसलिए इसे मैगजीन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? मैगजीन। इलाहाबाद का किला 1583 ईस्वी सबसे विशाल व मजबूत किला था अकबर के काल का, और इस किले में 2 स्तंभों का प्रयोग किया गया था। कितने? 2 स्तंभों का। भवन निर्माण, 2 भवन, जनाना महल, 40 स्तंभों का महल सुरक्षित है, शेष जर्जरित हो चुका है। मतलब कि अगर आप यहाँ पर घूमने जाओगे तो आपको कुछ महल यहाँ पर देखने को मिलेंगे, बाकी सब यहाँ पर आपको खंडहर के रूप में मिलेंगे। अटक का किला सिंधु नदी के किनारे पंजाब पाकिस्तान क्षेत्र में 1581 में बनवाता है, और सिंध सागर या अटक बनारस भी इस अटक के किलों को कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? सिंध सागर या अटक बनारस भी इसको कहते हैं। इसके बाद में देखिए लाहौर का किला आता है, तो 1565 ईस्वी में इसका निर्माण हुआ, और इसका जो वास्तुकार था वह था कासिम खां। कौन था? कासिम खां। तो ये लाहौर का किला एक प्रमुख किला है, ये काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। तो इसको कासिम खां ने बनवाया था, और 1565 में अकबर के आदेश में ये बना था। दोस्तों लाहौर में ही 1585 से 1598 तक 1585 से 1598 ईस्वी तक मुगल राज्य की राजधानी क्या रहती है? लाहौर। 1585 से 1598 तक लाहौर किले की दीवारों पर शेर, हाथी के चित्र तथा मोर की आकृति हमें देखने को मिलती है, और यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये भारतीय शैली का प्रभाव यहाँ पर मिल रहा है, क्योंकि इस्लामी शैली में जीवित जीवों का चित्र बनाना वर्जित है, लेकिन यहाँ पर इनके चित्र बन रहे हैं। तो ये कौन सी शैली का प्रभाव है? भारतीय शैली का, क्योंकि भारतीय शैली में तो भाई सबके ही चित्र, सबकी मूर्ति बन जाती है। आगरा का लाल किला 1565 में इसका निर्माण शुरू करवाता है, और कासिम खां ही, जो कौन? लाहौर का किला का वास्तुकार है, वही इस किले को डिज़ाइन करता है। लाल बलुआ पत्थरों से यह निर्मित होता है, और इस किले में अनेक भवनों का निर्माण करवाया गया, लेकिन वर्तमान में अकबर के काल में केवल 2 भवन ही हमें मिलते हैं। क्या? अकबर के काल में हमें केवल 2 भवन ही मिलते हैं। जहांगीर महल की बात करें तो जहांगीरी महल और अकबरी महल ये कौन बनवा रहा है? ये बनवा रहा है अकबर। ठीक है, कौन सा? जहांगीरी महल और अकबरी महल। अब देखो शेष भवनों को शाहजहाँ ने तोड़वा दिया और उन्हें संगमरमर का बनवाया। आगरा का किला मानसिंह तोमर द्वारा निर्मित ग्वालियर के किले की प्रतिकृति कॉपी है। ठीक है, आगरा का किला जो है वह ग्वालियर के किले की कॉपी है। हम देखते हैं कि जब बाबर आक्रमण करता है तो वह जो ग्वालियर का किला है उसे भारत के सबसे मजबूत किलों में से एक बताता है, और कृष्णदेव राय जो विजयनगर के शासक होते हैं उन्हें तत्कालीन सबसे मजबूत और शक्तिशाली भारतीय शासक बताता है। तो यहाँ पर जो ग्वालियर का किला सबसे मजबूत माना जाता था, अकबर भी इससे प्रभावित था, और इसकी काफ़ी हद तक नकल की गई आगरा के किले में। जहांगीरी महल ग्वालियर के मान महल की कॉपी है। ग्वालियर के मान महल यानी कि जो ग्वालियर के किले में आपको मान महल मिलेगा उसकी कॉपी है। कौन सा? जहांगीरी महल। अब इसके बाद में देखिए कि इस किले में 2 प्रमुख दरवाजे हैं। एक तो है भैया दिल्ली दरवाज़ा, हाथी दरवाज़ा भी इसको कहते हैं, ये मुख्य दरवाज़ा है, और दूसरा है अमर सिंह। अब अमर सिंह दरवाज़ा किसके नाम पर है?
तो नागौर शासक अमर सिंह राठौर के नाम पर उनके सम्मान में इस दरवाजे का नाम रखा गया। अब अकबर ने चित्तौड़ विजय के बाद हम देखते हैं कि राजपूत सरदार जयमल और